हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर इसकी मास्टरी कर लेते हैं, इसके कंसेप्ट जो हैं वो आप अगर क्लियर कर लेते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वेरियस एग्ज़ाम्स, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ IIT JEM, CSIR नेट, CUET PG, गेट, एक्सेल, उन सभी के अंदर जो है आपकी मोलकुलर बायोलॉजी की यूनिट्स जो है वो आती है। क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो टॉपिक है इसको वेरियस डिटेल में, दैट इज़ डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं, डिस्कवरी जो है वो किसने की, अलॉन्ग विद दैट इसके नेचर को किसने बताया। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द नेचर इज़ द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। अब सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है वो मेसल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू बताया गया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड नेचर जो डीएनए का होता है दैट इज़ इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। दूसरा जो देखने को मिलता है दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर, वो बाई डायरेक्शनल होता है। एंड द थर्ड वन द पॉइंट इज दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, बाई डायरेक्शनल होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। ये टर्म्स जो है इनके बारे में इलेबोरेट वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। स्टार्ट हम कर रहे हैं ओवरव्यू से। हमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज़ वाटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर जो है इस स्ट्रक्चर को एलुसिडेट किया। उन इस काम के लिए उन्हें जो है वो 1962 में नोबेल प्राइज़ जो है वो भी मिला। देन एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी मेथड की हेल्प से जो है उन्होंने जो है वो क्या किया था, इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को बताया था, एलुसिडेट किया था। और मेजर जो इस मेथड का था, जो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफिक मेथड है, मेजर ड्रॉबैक क्या थी कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ डीएनए गेट डीनेचर्ड हियर, तो ये इसकी एक ड्रॉबैक भी रही। देन की कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, डीएनए जो है उसकी वेरियस फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से A B, ओके, ZDNA, CDNA, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो हमारा बायोलॉजिकल फॉर्म्स में मिलता है दैट इज़ द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, अब बी फॉर्म ऑफ डीएनए की खास बातें क्या है, एंटी पैरेलल होता है नेचर के अंदर। ये सब क्या होते हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट द ओवरव्यू। इट इज आप पढ़ के भी आए हो। डबल हेलिकल होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई होती है। बेसिस जो होते हैं वो इनवर्ड की तरफ प्रोट्रूड करते हैं, दैट इज द नाइट्रोजनस बेसिस हेयर, दैट इज द प्यूरिन एंड द पिरिमिडिन AGDC रिस्पेक्टिवली। डायमीटर जो होता है वो 2 नैनोमीटर और वी कैन से 20 आंगस्ट्रॉम जो है वो होता है। दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 नैनोमीटर और 3.4 आंगस्ट्रॉम जो है वो होती है। नेक्स्ट हम बात करें, एक जो हेलिक्स होता है उसमें अप्रोक्सीमेट 10.2 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हेलिक्स की लेंथ की अगर हम बात करें तो 0.34 इंटू 10 दैट इज़ 34 आंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर जो है वो हेलिक्स लेंथ देखने को मिलती है। दो और मेजर पार्ट्स आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द मेजर ग्रूव एंड द माइनर ग्रूव रिस्पेक्टिवली। मेजर ग्रूव क्या होगी, एक ऐसा पार्ट जहाँ बैकबोन जो है शुगर की फोस्फेट की वो काफ़ी ज़्यादा क्या है फार अवे हैं। और माइनर ग्रूव कौन सी होगी, अ प्लेस वेयर बैकबोन ऑफ द शुगर एंड फोस्फेयर इज़ नियर टू ईच अदर। तो ये जो डिफरेंस होता है मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव में। देन जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए के साथ, प्रोटीन्स वेरियस एंजाइम्स जो आपकी रेप्लिकेशन मशीनरी है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो डीएनए के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं मेजर ग्रूव की हेल्प से और इवन माइनर ग्रूव की हेल्प से भी। बात हम डीएनए रेप्लिकेशन की कर रहे हैं तो हमें डीएनए के फंक्शंस जो हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। दैट इज़ डीएनए जो होता है वो एक परमानेंट स्टोरेज प्लेस होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। इसकी कॉपीज़ बनती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, वन फ्रॉम द पैटर्नल साइड एंड द अनदर वन फ्रॉम द मैटरनल साइड। डीएनए कंट्रोल जो है वो आरएनए की सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए से जो है वो आरएनए की फॉर्मेशन होती है, एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड लेटर ऑन उसी से जो है एक फंक्शनल प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन भी होता है। तो नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस होगा डीएनए में वो डिसाइड करता है कि नई सेल्स में प्रोटीन किस तरीके का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज़ अ सीक्वेंस ATG, नाइट्रोजनस बेस का ये सीक्वेंस है डीएनए में, इनसे जो है वो बना आरएनए दैट इज़ UAC।
अपोजिट, बिकॉज आरएनए में जो है वो टी की जगह जो है वो यू होता है, दैट इज़ यूरासिल। और एज ए रिजल्ट उससे जो है वो आपका क्या बना, एक अमीनो एसिड बना। अमीनो एसिड जो है देन लेटर ऑन प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। अब हमारी बात आ जाती है आरएनए की भी। डीएनए को पढ़ रहे हैं तो साथ में आरएनए को भी डिस्कस कर लेते हैं। आरएनए जो है वो डीएनए से पहले एवोल्व हुआ। आरएनए एवोल्व फर्स्ट। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक्सेप्शन यहाँ आ जाता है टी आरएनए का, जहाँ पे आपको क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम लेटर की वीडियोस में ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट में, ट्रांसलेशन वाले पार्ट में जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हमारी बात आती है नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की। सो ए और यू, दैट इज एडेनिन एंड द यूरासिल, इनका नेचर कैसा होता है, एडेनिन का अमीनो नेचर होता है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यूरासिल जो है वो कीटो नेचर का जो है वो होता है। इन केस गुआनिन में क्या होगा, गुआनिन जो है वो कीटो नेचर का होगा, और साइटोसिन जो होगा वो कैसा होगा, वो अमीनो नेचर का होगा। अब आरएनए जो है, आरएनए को डिस्कवर पहले किया गया, ये एवोल्व पहले हुआ, लेकिन इसे कंसिडर जो है वो नहीं किया गया। वाई? बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ द 2' OH ग्रुप जो इसके स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है और जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें डीएनए आरएनए उनके स्ट्रक्चर, उनका कंपैरिजन ही रहेगा। दिस इज जस्ट द ओवरव्यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। हमें जो मेन मकसद है हमारा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है प्रोकैरियोट्स का। अब आरएनए के टाइप्स भी बहुत सारे हैं। एमआरएनए है। एमआरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट विच इज डिकोडेड टू फॉर्म प्रोटीन्स, वो डिकोड करेगा, प्रोटीन बनाएगा। आरएनए कौन है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड आरएनए, जो कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। टीआरएनए जिसे कि अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, जो क्या करता है, जो एमआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स को लेके आता है। देन ऑल दीज आरएनए वो क्या है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, कंबाइंडली काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर, ट्रांसलेशन के टाइम पर। नेक्स्ट हमारा आता है आरएनए की फंक्शनिंग की अगर हम बात करें, सो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू प्रोटीन बिल्डिंग अपैरेटस टू द सेल। सिमिलर थिंग, आरएनए जो है वो क्या करता है, नए प्रोटीन्स के सिंथेसिस को भी गाइड डायरेक्ट करता है। जैसा कि हमें पता है एमआरएनए से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब आरएनए जो है वो राइबोजाइम्स की तरह भी एक्ट करता है। राइबोजाइम्स बेसिकली क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह। दैट इज कैटलिस्ट क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं, आइदर उन्हें फास्ट बना देते हैं, स्लो बना देते हैं, और विदाउट इन्वॉल्विंग इन दैम, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आरएनए जो है वो राइबोजाइम्स की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नर्प्स, ये क्या है, स्प्लाइसिंग में जो है हेल्प करते हैं, ये राइबोजाइम्स होते हैं। अब इन्हें बोला क्या जाता है स्नप्स, लेकिन इनकी स्पेलिंग क्या होती है, SNIRPS, दैट इज़ इनको दिखते हम ऐसे हैं। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस है। अब प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं, तो क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, ये किसकी बात चल रही है, ये डीएनए की बात चल रही है। सो ये क्या होते हैं, अल्कोहल में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं कोल्ड वाटर में, लेकिन हॉट वाटर के अंदर ये रेडिली डिजोल्व हो जाते हैं डाइल्यूट अल्कलीज में। एज ए रिजल्ट अल्कली सोल्ट का फॉर्मेशन ये करते हैं। HCl के कारण जो है ये प्रेसिपिटेट भी हो जाते हैं, और अगर एक्सेस एसिटिक एसिड डाला जाएगा तो भी इनमें प्रेसिपिटेशन जो है वो देखने को मिलता है। वन अनदर डिफ्रेंशिएशन टेस्ट जो कि डीएनए को आरएनए से अलग बनाता है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डीएनए कौन सा है, आरएनए कौन सा है, दैट इज़ द फ्यूजन टेस्ट। बेसिकली क्या होता है, हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर फर्स्ट जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने जो है वो डीएनए जो है वो ले रखा है, सेकेंड वन इज़ द टेस्ट ट्यूब जिसमें हमारा आरएनए है। अब हम फ्यूजन टेस्ट करेंगे। फ्यूजन टेस्ट के रिजल्ट अगर हमें मिलते हैं कि ब्रिक रेड कलर हमें ऑब्जर्व होता है, तो उस केस में टेस्ट ट्यूब में क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। एंड अगर कोई भी कलर नहीं देखने को मिलता है, दैट केस इज द आरएनए। उसके टेस्ट ट्यूब में जो है वो क्या प्रेजेंट है, उस केस में आरएनए प्रेजेंट है। अब कुछ मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं आरएनए के और डीएनए के बीच में, कि पेंटोज शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इनमें राइबोज शुगर है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, लैक्स 2' OH जो कि इसे स्टेबल बनाता है एज अ रिजल्ट, और आरएनए में जो है वो 2' OH प्रेजेंट होता है, एज अ रिजल्ट ये काफ़ी अनस्टेबल रहता है। नाइट्रोजनस बेसिस हमें पता है ATGC, यहाँ AUGC हो जाएगा। टिपिकल फॉर्म्स जो डीएनए के देखने को मिलती हैं, दैट इज़ A, B एंड द Z फॉर्म, जो कि मोस्ट कॉमन B फॉर्म होती है। और इधर आरएनए के अंदर mRNA, rRNA एंड tRNA जो है वो देखने को मिलती है। फ्यूजन टेस्ट में अंदर जो है हमें डीएनए में रेड कलर देखने को मिलता है, और आरएनए में कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक जेनेटिक मटेरियल के लिए
रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको डिफाइन करती है कि दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। हमने प्रोटीन्स को कभी भी नहीं कहा कि प्रोटीन्स कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए ही क्यों है जो एक जेनेटिक मटेरियल के लिए एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो क्या होगी, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका, अपनी कॉपीज वो बना सके, प्रोटीन नहीं बना सकते। देन इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होने चाहिए, जैसा कि डीएनए है वो स्टेबल है बिकॉज उसके ऊपर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देन इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंजेस, दैट इज म्यूटेशन उनमें होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में होता है, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्पीसीज़ का इवोल्यूशन जो है, उनकी इवॉल्विंग प्रोसेस जो है वो म्यूटेशन के अंदर कारण ही होती है। आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर स्लो चेंजेस देखने को मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एज अ रिजल्ट जो है हमें न्यू स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती है। देन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडलियन कैरेक्टर्स, दैट इज उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेड्स होने चाहिए, वो होने चाहिए। देन प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया हैज इट इज़ नॉट अ जेनेटिक मटीरियल। अब आरएनए और डीएनए जो है वो आपका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस में देखने को मिलता है, वो 5174 बैक्टीरियोफेज जो है उसके अंदर जो है वो देखने को मिलता है, जो कि एक वायरस है। अब हमारा बात करें हम डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्रेडरिक मिश्र ने क्या किया था, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था पस सेल्स में से, हैंस उन्होंने इसे न्यूक्लिन कहा, द टर्म न्यूक्लिन जो है वो उन्होंने दिया। और जैसा कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, सो एल्टमान ने जो है फिर इनको टर्म दिया, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। सो यार दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द डीएनए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेप्लिकेशन के कुछ बेसिक फीचर्स। अगेन ये बेसिक फीचर्स ही हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से जो है सेपरेट नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, वो टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। हमें एक टेम्पलेट जो है वो चाहिए होता है डीएनए की कॉपी को बनाने के लिए। सेमी कंजर्वेटिव मोड एक टेम्पलेट चाहिए, सो दिस इज़ द डीएनए। Then it requires a template that is in the form of primer. Then synthesis हमेशा जो है रेप्लिकेशन की किस डायरेक्शन में होगी, 5' to 3' में होगी, बिकॉज 3' OH ग्रुप जो है वो वहीं प्रेजेंट होता है। और टेम्पलेट की डायरेक्शन कैसी होगी, वो अपोजिट होगी, दैट इज 3' to 5' जो है वो देखने को मिलेगी। प्रोसेस कैसी होती है हमें पता है, सेमी कंजर्वेटिव कि सेमी कंजर्वेटिव कैसे होगी, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक्ट करेंगे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, दैट इज पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो हर कॉपी में जो है वो इन्वॉल्व होगा। और सेमी डिसकंटिन्यूअस, दैट इज हाफ जो है वो कंटिन्यूस सिंथेसाइजिंग होगी, और हाफ जो सिंथेसिस है डीएनए की वो कैसी होगी, डिसकंटिन्यूस होगी, जिन्हें कि हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। ओके, द लैगिंग स्ट्रैंड जिसे हम कहते हैं, तो वो इस तरीके का नेचर, जैसे कि हम डायग्राम में दे सकते हैं, दिस इज अ डीएनए, उसको हमने सिंपलर फॉर्म में लिया है। लैगिंग स्ट्रैंड दैट इज़ द डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ होगा, और जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहाँ क्या होगा, वहाँ कंटिन्यूअस सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। एक्सेप्शन क्या है, वायरस में यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। प्राइमर चाहिए। अब प्राइमर होता क्या है, प्राइमर होता है एक शॉर्ट स्ट्रेच ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली मीन्स 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता है द बेसिक यूनिट, उसमें क्या क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। सो इट कैन बी मेड अप ऑफ आइदर आरएनए और डीएनए। इन विवो जो है बेसिकली ये आरएनए ही होता है। सो अब ये क्या है, ये हमारा टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट के नीचे जो है वो हमारा प्राइमर जो है वो लग चुका है, आरएनए प्राइमर। एंड देन प्राइमर गिव सपोर्ट सो दैट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम कर सके। डीएनए पॉलीमरेज का बेसिकली क्या काम होता है, उसका पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है उसके पास, कि आगे जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो ऐड करता जाता है। अब इट रिक्वायर्स प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए, क्यों, बिकॉज ये डी नोवो सिंथेसिस अपने आप सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको कोई एक बेसिक सपोर्ट जो है वो चाहिए। उसके बाद ये फर्दर ऑन जो है वो डीएनए की एडिशन जो है शॉर्ट स्ट्रैंड्स में एडिशन करता रहता है। प्रोसेस जो होती है रेप्लिकेशन की वो कैसी होती है, वो एंजाइम मेडिएटेड होती है। अलॉन्ग विद दैट वेरियस नंबर ऑफ प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि जो पूरी प्रोसेस जो है रेप्लिकेशन की वो क्या हो सके, वो अकम्प्लिश हो सके।
So yeah, this is all about the part वन और the we can say the basics related to DNA application. Basics की वीडियो और भी जो है वो elaborate form में जो है वो आएगी, but we have to first start the DNA replication in the prokaryotes जो कि second वीडियो होगी. So stay tuned for the part 2. Thanks for watching. और वीडियो पसंद आए so please do like, share and subscribe to my channel. This will give me immense motivation. 90 to 92% of the वॉच टाइम इन माई वीडियोज़ वो ऐसे व्यूअर्स से आती हैं जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. सो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए CSIR नेट की वीडियोज़ के लिए जो है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन.